BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबी में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ शफी नकी जामई। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िले मस्तूंग में होने वाले धमाके में कम से कम 25 अफराद हलाक। सेनेट के डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइली जेलों में बंद फ़लस्तीनियों की जारी भूख हड़ताल, 4 हफ्ते बाद रेड क्रॉस की इन फ़लस्तीनी कैदियों तक रसाई। शमसी तवानाई के पैनल्स के बाद अब सूरज से बिजली पैदा करने वाली छतें भी मैदान में। देखिएगा हफ्तेवार टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में पार्लियामान के ऐवान बाला सेनेट के डिप्टी चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले के करीब धमाके में 25 अफराद हलाक हुए हैं। धमाके में अब्दुल गफूर हैदरी की गाड़ी भी तबाह हुई, लेकिन हुक्काम ने ताहाल इसकी नौयत के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। मस्तूंग बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से 1 घंटे की मसाफत पर वाक़ है और ज़िले में सिक्योरिटी एहलकारों को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इस वाक़े में अब्दुल गफूर हैदरी भी मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। मस्तूंग के ज़िले हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शेर अहमद सातिक ज़ई ने BBC उर्दू को बताया कि धमाके में अब तक 25 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 35 अफराद ज़ख्मी हैं। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात बताने के लिए इस्लामाबाद से नामनिगार आसिफ फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ। देखिए, ये हमला मस्तूंग में हुआ है, जहाँ पे अब्दुल गफूर हैदरी अपने काफ़िले के साथ पहुँचे थे एक मदरसे में, जहाँ पे उनकी दस्तार बंदी हुई थी, और उसके बाद वो वहाँ से जैसे ही निकले हैं तो इनकी गाड़ी को एक बॉम्ब से हिट किया गया है। अभी तक ये वाज़े नहीं हो सका कि ये ख़ुदकुश हमला था या कोई IED जिसे कहा जाता है, रोड पे जो नस्ब बम किया जाता है, वो था। पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो ख़ुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली शिद्दत पसंद तंजीम ISIS ने कबूल कर ली है और अभी इस पर मज़ीद तहकीक और तफ्तीश जारी है। तो आसिफ फारूकी, यहाँ पर तो पहले भी सियासी रहनुमाओं पर इस किस्म के हमले हो चुके हैं। जी शफ़ी, ये मस्तूंग का जो इलाका है, यहाँ पर ये पहला हमला नहीं है। इस इलाके में शिया ज़ायरीन जो ईरान की तरफ जाते हैं या वहाँ से वापस आते हैं, उन पर मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं और उनकी ज़िम्मेदारी लश्कर जंगवी शिद्दत पसंद तंजीम जो कालदम तंजीम है उसने कबूल की है। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने अब ये भी मालूम कर लिया है कि लश्कर जंगवी के कारकुनों के जो ताल्लुक़ है वो ISIS या दौलत इस्लामिया कहलाने वाली तंजीम उसके साथ है। तो अब लग यही रहा है कि जो आज का हमला है इसके ताने बाने भी शायद लश्कर जंगवी के कारकुनों के साथ ही जा मिलें। तो आसिफ फारूकी, इस वाक़े के तनाजुर में बलूचिस्तान की जो उमूमी अमन आमा की सूरत हाल है उसको किस नज़र से देखा जाए? देखिए शफ़ी, बलूचिस्तान हो या जो बाकी शिद्दत पसंदी से मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पे 2 तरह की अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। एक आम लोगों के लिए है और एक VIPs के लिए है। आम लोगों को और या शहरियों की जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो हमने देखा है कि शिद्दत पसंद जब चाहे हस्पतालों पर, मसाजिद पर हमले करते रहते हैं। लेकिन अब ये भी देखने में आ रहा है कि जो ज़्यादा महफूज समझे जाने वाले लोग हैं या जो VIPs हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं। और ये ज़ाहिर है कि कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में इन हमलों में कमी आई है। अब इस हमलों में कमी का ताल्लुक़ जो है वो हमला करने वालों की सलाहियत से ज़्यादा है या हिफाजती इंतज़ामात से। तो अगर ये बहस की जाए तो लगता यही है कि जो फ़ौज के जो कार्रवाइयाँ हैं शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़, उसकी वजह से उनकी हमला करने की सलाहियत शायद कम हो रही है। इस्लामाबाद से आसिफ फारूकी, बहुत बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान का ही जिक्र जारी रखते हैं, जहां अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदी इलाके चमन में दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ने के बाद हुकूमत ने सरहद से 6 किलोमीटर दूर एक कैंप लगाया। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी और अफगान सिक्योरिटी दस्तों में गोलाबारी के नतीजे में कम से कम 9 अफराद मारे गए थे। चमन से मुंतकिल किए गए ज़्यादातर लोगों ने इस कैंप पर रहने के बजाय अपने रिश्तेदारों के पास पनाह ली है और कैंप में आने वाले लोग बुनियादी सहूलियात न होने के सबब भी मुश्किल में हैं। नामनिगार शुमाइला खान ने चमन के बॉर्डर पर वाक़ई इसी कैंप का दौरा किया और ये रिपोर्ट दी।
پاک افغان سرحد پر حالیہ کشیدگی کے بعد سرحدی علاقوں پر رہنے والے افراد کو حکومت نے کیمپ میں آنے کی ہدایت کی تھی، لیکن ان میں سے بیشتر افراد اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے گھر چلے گئے۔ چند افراد یہاں پر پہنچے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہیں اس کیمپ میں کیا سہولیات میسر ہیں۔ ابھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی اور بہن ہیں، وہ بیمار ہے سارا، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، وہ ادھر پیسے ہم کو پاس پیسے نہیں ہے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ شدید دھوپ ہے اور لوگ جو ہیں اس میں پریشان ہیں، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو واش روم کی جو فیسلٹی ہے وہ یہاں پہ لوگوں کو دستیاب نہیں ہے، اور خواتین کی ایک اچھی خاصی تعداد یہاں موجود ہے۔ چلیے کیمپ کے اندر موجود جو خواتین ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ سے وغیرہ چیز نہیں ہے، بینگار نہیں ہے، یہ سے ہم کیا بناوے؟ ادھر مٹی بناوے یا پتھر بناوے؟ آٹا بھی دیا ہوا ہے، تھاوا نہیں ہے، کس چیز سے روٹی پکاوے؟ یہ پڑا ہوا ہے، بس یہ سے آدھا چیز ملتا ہے، آدھا نہیں ملتا ہے۔ یہ ہمارا لوگ کا حال ہے۔ تو پھر آپ گزارا کیسے کر رہی ہیں؟ یہ تو سارا روتا ہے، ابھی یہ بولتا ہے میں روٹی نہیں کھاتی ہوں، دیکھو اس کا شکل کیسا ہوا ہے۔ وہ دوسرا روتی ہے، کہہ رہا ہے میں روٹی نہیں کھاتی ہوں، ہمارے لوگوں کا کیا حال ہو گیا۔ میں نے بولا میں کیا کروں۔ کیمپ کے منتظم نے مجھے بتایا کہ اس جگہ پہ 71 خیمے لگائے گئے ہیں، جس میں 265 افراد آ کر بسے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تمام لوگوں کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کو شکایت تھی کہ انہیں پرانا راشن دیا گیا جو خراب تھا، اور اسی شکایت کا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نوٹس بھی لیا ہے اور رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ یہاں موجود تمام لوگ اور جو یہاں سے ان متاثرہ علاقوں سے کوچ کر گئے ہیں، ان سب کی ہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد بارڈر پہ حالات بہتر ہوں اور وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ پاک افغان سرحد پر چمن سے یہ تفصیلات بتا رہی تھیں شمائلہ خان۔ اور اب کچھ عالمی موضوعات پر مختصر نظر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں برطرف شدہ FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ انہیں امید ہے کہ ان کے درمیان گفتگو کی کوئی ٹیپ میڈیا میں نہیں آئے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے FBI کے ڈائریکٹر کو منگل کو ان کے عہدے سے برطرف کیا تھا۔ ترکی کی پولیس نے استنبول سٹاک ایکسچینج کے 50 سے زیادہ افراد کو گزشتہ جولائی میں ہونے والی ناکام بغاوت کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ خفیہ پیغام رسانی کی ایک ایسی سروس استعمال کر رہے تھے جو امریکہ میں مقیم مبلغ فتح اللہ گلن کے پیروکار استعمال کرتے ہیں۔ برطانیہ میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں ڈاکٹروں نے سوشی کھانے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ کچی یا کم پکی ہوئی مچھلی کھانے سے وہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ برٹش میڈیکل جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں بڑھتے ہوئے پیراسائٹ کے انفیکشن کا تعلق سوشی سے ہو۔ اسرائیلی جیلوں میں بند گزشتہ 3 ہفتوں سے بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدیوں سے یکجہتی کے لیے مقبوضہ غرب اردن میں فلسطینیوں نے احتجاج جاری رکھا ہے۔ یہ بھوک ہڑتال جیلوں میں قیدیوں کے لیے نامساعد حالات اور بغیر مقدمات کے انتظامی اختیارات کے تحت لوگوں کو قید میں رکھنے کے خلاف احتجاجاً کی جا رہی ہے۔ یولین نیل کی رپورٹ خدیجہ عارف کی زبانی۔ لطیفہ پانی میں نمک ملا کر پی رہی ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی جیلوں میں قید اپنے بیٹوں اور دیگر ہزاروں فلسطینی قیدیوں سے یکجہتی کے طور پر کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ میں اسرائیل کی قید میں اپنے بیٹوں اور دیگر تمام قیدیوں کے حقوق کے لیے بھوک ہڑتال کر رہی ہوں۔ رام اللہ میں نکالی گئی اس ریلی میں ہزاروں لوگ قیدیوں سے یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی نظر میں یہ قیدی ہیرو ہیں۔ مروان برغوثی وہ شخص ہیں جنہوں نے اس بھوک ہڑتال کی اپیل کی تھی۔ انہیں اسرائیل میں قتل کرنے کے الزام میں 5 بار عمر قید کی سزا دی گئی ہے، لیکن وہ فلسطینیوں میں اتنے مقبول ہیں کہ صدر منتخب ہو سکتے ہیں۔ ان کے بیٹے کی جانب سے چلائی جانے والی سالٹ واٹر چیلنج نامی یہ سوشل میڈیا مہم دیگر عرب ممالک تک پھیل گئی ہے۔ لیکن اسرائیلی بھوک ہڑتال کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں۔
हदास के शौहर एक हमले में मारे गए थे और वो शदीद जख्मी हुई थी। We shouldn't forget that the terrorists, they killed. हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो दहशतगर्द हैं, उन्होंने कत्ल किए हैं, उनके लिए जेल ही दुरुस्त जगह है, उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। भूख हड़ताल उनका मसला है। They don't want to eat, they shouldn't eat, it's their problem. इसराइल का कहना है कि वो कैदियों से मुज़ाकरात नहीं करेगा। जेल हुक्काम के बकौल इस वीडियो में मरवान बरगोती को छुप कर खाते हुए देखा जा सकता है। उनके ख़ानदान के बकौल ये वीडियो जाली है। फ़लस्तीन की सड़कों पर इस हवाले से पाई जाने वाली बेचैनी वाज़ेह है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, खामोश ज़बानें नामी हमारी खुसूसी सीरीज़ में पाकिस्तान की सहराई इलाके थरपारकर की ढाट की ज़बान पर खुसूसी रिपोर्ट। हॉलीवुड फिल्मों जैसी एनिमेशन इंतहाई महंगे आलात के बगैर भला कैसे मुमकिन हो सकती है? BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान के सहराई इलाके थरपारकर और भारतीय रियासत राजस्थान में ढाटकी ज़बान का इस्तेमाल आम है। ढाटकी में न सिर्फ सूरमाओं के किस्से हैं बल्कि लोक दास्तानें और रोमानवी कहानियाँ भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में ढाटकी की इल्मी और अदबी तरक्की और तरोीज में कमी नज़र आती है। नतीजतन तहरीरी तौर पर यह ज़बान नापैद होती जा रही है। थरपारकर से रियाज सुहेल की रिपोर्ट। एल चीनी मारे आंगन जाड़ रे, अरे जाड़ चढ़े थल जोवियो, जाड़ चढ़े जोवियो तू थे बुढ़ा में पाड़ रे, अरे बोले रे ऐसे ये ना ढाटकी है जैसे। थर के लोग ज़्यादातर ढाटकी मौसीकी ही सुनते हैं। मैं 20 सालों से गा रहा हूँ। मेरे वालिद भी गायक थे। हमारे रस्म व रिवाज, बोल चाल और सकाफ़त का इजहार इसी ज़ुबान में होता है। यहाँ सब कबाइल ढाटकी बोलते हैं। पाकिस्तान के 5 मशहूर एको रीजन है, उनमें से एक डेजर्ट एको रीजन है। तो ढाटकी में जो जितने मतलब जिस तरह के थर के सहरा के दरख्त हैं, बेल हैं, परंदे हैं, जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसके अपने नाम हैं। और इसी तरह जो रेगिस्तान के लोगों के रीत रस्म, रहन सहन, उठना बैठना, उनके बुलाने का और उनके गीत को, उनके जज्बात के इजहार का, सबका नाम ढाटकी में है। ढाटकी दरावड़ी और राजपूती दोनों तहजीब का संगम से एक ज़ुबान जो बनती है उसका नाम ढाटकी है। जो माहौल थे वो कुछ सिंधी होती है, ढाटकी रो घट है। ये जो माहौल है अब सिंधी का हो गया है, ढाटकी कम है। ज़्यादातर लोग उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान को अवलियत देते हैं। थर की ज़बान ढाटकी है। ये बहुत मीठी ज़बान है और हमें इससे मोहब्बत है। अब ये बात जो समझेगा वही इसे बोलेगा भी। सोढों की ढाटकी जो है वो मुख्तलिफ है। हिंदुओं की जो ढाटकी है मुख्तलिफ है, मुसलमानों की मुख्तलिफ है। उसमें भी तबकात हैं। गरीब जो बोलते हैं सोढों के बरक्स, उनकी ज़बान दूसरी है। ढाटकी को एक ज़बान बनने में बहुत देर लगेगी क्योंकि हालात उसके लिए साजगार नहीं है। वो अभी तहरीरी सूरत में नहीं आई है। उसकी लिपि जो है, स्क्रिप्ट जो है, वो अभी तय नहीं हुआ। तो ये हालिया जो सेंसस हो रही है जी जी, उसमें ढाटकी को शामिल नहीं रखा गया। हाँ, वो कुछ और वजूहात हैं, कौम परस्ताना वजूहात हैं जिसके तहत वो ढाटकी स्पीकिंग खुद को सिंधी बोलने वाले लिखाते हैं। इसका पस मंज़र सियासी है। जी हाँ, तो ये भी उनको नुकसान हो रहा है। ढाटकी ज़बान। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एतज़ाज़ एहसन का बयान कि डॉन लीक्स के मामले पर पार्लियामान को नज़रअंदाज कर दिया गया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का बहरिया एनक्लेव में टीवी प्रोग्राम के दौरान हादसे का नोटिस और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह हक का BBC उर्दू को दिया गया खुसूसी इंटरव्यू, इन सब में आपकी खासी दिलचस्पी है।
शीशे की 3D प्रिंटिंग से कैसे कारों की छतों, मुनफरिद कैमरा लेंसेज और फलक शिगाफ इमारतों के लिए शीशे के ढांचे बनाए जा सकते हैं, और हॉलीवुड फिल्मों जैसी एनिमेशन इंतहाई महंगे आलात के बगैर भला कैसे मुमकिन हो सकती है। आइए जानने के लिए देखें हमारा हफ्तेवार टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक, आज नुसरत जहां के साथ। जर्मनी में साइंसदानों ने कामयाबी से सहरोखिया 3D शफाफ शीशा छापा है। कॉल्सर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वाबस्ता महक्कीकीन की एक टीम ने 2.5 साल की तहकीक के बाद यह तरीका दरियाफ्त किया है। उम्मीद है कि इस तरह फोटोग्राफी लेंस और फाइबर ऑप्टिक्स से लेकर गाड़ियों की छतों और इमारतों के लिए ग्लास के ढांचे तक बनाए जा सकेंगे। हॉलीवुड जैसी आला एनिमेशन अब कैमरे के बगैर ही हर एक को मैसर होगी। स्मार्ट सूट प्रो की हरकत का ताक़ुब करने वाली टेक्नोलॉजी $2,500 की कीमत के बावजूद पेशा वाराना किट से कहीं सस्ती है, लेकिन छोटे फिल्मसाजों और गेम बनाने वालों के लिए इनकलाबी साबित हो सकती है। इस सूट में 19 सेंसर जिस्मानी हरकत को नोट करते हैं। हर सेंसर एक जायरोमीटर, एक एक्सेलरोमीटर और एक मैग्नेटोमीटर पर मुश्तमिल होता है। सूट का सेंट्रल हब तमाम सेंसर से डेटा जमा कर लेता है, जिसे कंप्यूटर पर काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। बरकी कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने शमसी तवानाई की अपनी नई छतों के ऑर्डर लेने शुरू कर दिए हैं। हो सकता है कि $42 फी मुरब्बा फीट की कीमत आपको ज्यादा भी लगे, लेकिन टेस्ला की बकौल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने की अपनी आला सलाहियत की बिना पर ये छत रिवायती शमसी पैनलों से कहीं ज्यादा बाकिफायत होगी। टेस्ला के मालिक एलन मस्क की बकौल इस छत के जरिए साफ सुथरी तवानाई के उनके ख्वाब की सारी चीजें मुकम्मल हो गई हैं, यानी घरेलू इस्तेमाल के लिए सिर्फ शमसी तवानाई और बरकी कारें। अमेरिकी फिजाइया का खलाई जहाज 718 दिनों तक खला में रहने के बाद फ्लोरिडा में वापस उतर गया है। खलाई शटल से मुशाबा लेकिन बहुत छोटे बोइंग के बनाए हुए इस X-37B जहाज में कोई इंसान सवार नहीं था। X-37B बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से काफी नीचे मदार में गर्दिश कर रहा था। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने इसके बारे में सिर्फ ये बताया कि परवाज का मकसद दौरान काम खतरात में कमी, तजर्बात और काम के नए तस्वुरात का इर्तिका था। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफीनकी-जामई। इसके साथ ही सहरबीन अख्ताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।